हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दक्षिणा रिवीजन टेस्ट 3 यानी कि DRT 3 के केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करें। इससे पहले आई होप आप सबके पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे। जिनके पेपर अच्छे हुए हैं वो लगातार मेहनत करते रहें और अपने नंबर को मेंटेन रखें और अच्छा करें। और जिनके पेपर अच्छे नहीं भी हुए हैं वो है ना डिमोटिवेट ना हो, वो एनालाइज करें कि किस तरह की गलती हुई है, किस तरह के टॉपिक में गलती हुई है और उसको देखकर सुधारें। यानी कि सभी लोग कंटिन्यूअस मेहनत करते रहें। मेहनत करोगे तो पक्का बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप पेपर की बात करो तो पेपर में 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर आए थे। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करो वो होती है केमिकल बॉन्डिंग, वो भी इस पेपर में आया था। और आप फिजिकल केमिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करो तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी आपका इस टेस्ट में आया हुआ था। ठीक है, तो ये जो टेस्ट आपके रिवीजन पर्पस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट था। अगर आप पेपर के लेवल की बात करो तो केमिकल बॉन्डिंग का लेवल इजी टू मॉडरेट था। डिफिकल्ट तो कोई भी क्वेश्चन नहीं था ऐसा जो मुझे लगा कि डिफिकल्ट रहा हो। और वहीं पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पेपर, केमिकल बॉन्डिंग इजी टू मॉडरेट, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पेपर था उसमें डिफिकल्ट भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट भी नहीं थे और इजी भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन भी नहीं थे। हम पेपर को मॉडरेट कह सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पेपर को हम नीट के लेवल पे मॉडरेट कह सकते हैं। तो ओवरऑल जो पेपर है केमिकल बॉन्डिंग इजी टू मॉडरेट एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका मॉडरेट था, तो पेपर ओवरऑल आपका इजी टू मॉडरेट आ जाता है। तो उम्मीद है कि अच्छा नंबर आपका आया होगा। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट, कौन सा ऑर्डर करेक्ट नहीं है। तो देखिए अगर आप LiCl को देखें, LiCl को देखें, BeCl2 को देखें, BeCl2 को देखें, BeCl3 को देखें और CCl4 को देखें। ठीक है, पूछ रहा है इसमें से मतलब कौन सा ऑर्डर करेक्ट नहीं है, तो हम उस ऑर्डर पे जाते हैं जो करेक्ट नहीं है। LiCl, BeCl2, BeCl3 एंड CCl4। आपको पता है कि फजांस रूल कहता है ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन, ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन ग्रेटर विद द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अगर आप कैटायन पे चार्ज देखें तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, सिमिलरली यहाँ पे +3 है और इधर आपका क्या है +4। LiCl में +1, BeCl2 में +2, BeCl3 में +3 और CCl4 में +4। राइट, तो इधर आने पे आपका क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है। फजांस रूल कहता है ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। फजांस रूल कहता है ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। चार्ज ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। उस हिसाब से कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ये आपका किसका ऑर्डर आना चाहिए, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये होना चाहिए। कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये होना चाहिए, यानी कि जो हमने बोर्ड पे लिखा है वो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर होना चाहिए। तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, ये आपका कोवेलेंट कैरेक्टर को ही आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बोला है जो कि गलत है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, मतलब ये ऑर्डर करेक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। राइट, चलो सेकंड देखो। सेकंड आपसे कह रहा है मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट। अब कार्बोनेट की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कार्बोनेट की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब कार्बोनेट कैसे होते हैं आपके, है ना, कार्बोनेट होते हैं आपके मल्टी एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। कार्बोनेट कैसे होते हैं आपके, पॉली एटॉमिक होते हैं। कार्बोनेट्स कैसे होते हैं आपके, पॉली एटॉमिक। कार्बोनेट्स आपके कैसे होते हैं, पॉली एटॉमिक। कार्बोनेट्स आपके पॉली एटॉमिक होते हैं। और पॉली एटॉमिक केस के, है ना, पॉली एटॉमिक कैटायन है एनायन के केस में आपको बता रखा है थर्मल स्टेबिलिटी की एक्स्ट्रा क्लास में डिटेल में थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी पढ़ा रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉली एटॉमिक कैटायन या एनायन के केस में जो स्टेबिलिटी होती है, जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। यानी कि आपकी पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन ज्यादा होगी। अगर आपकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी कैटायन की तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन अगर ज्यादा होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और अगर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन कम है, अगर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन कम है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देख लो पोलराइजिंग पावर इसमें सबसे कम कितनी, किसकी, पोलराइजिंग पावर सबसे कम। पोलराइजिंग पावर फजांस रूल से निकलता है। फजांस रूल कहता है स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, है ना, फजांस रूल कहता है स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर विल बी द, है ना, पोलराइजिंग पावर। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन
ग्रेटर विल बी द पोलराइजिंग पावर, यानी कि अगर कैटायन की साइज छोटी है तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, और कैटायन की साइज बड़ी है तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा, कम होगा। तो आप BaCO3 को देखो, बेरियम कार्बोनेट को देखो, बेरियम कार्बोनेट में जो आपका कैटायन है, बेरियम कार्बोनेट में जो कैटायन है उसको अगर आप प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करो बेरियम कार्बोनेट में, तो पोलराइजिंग पावर इसकी क्या है, कम है। पोलराइजिंग पावर क्या है, कम है, क्योंकि साइज ज्यादा है। पोलराइजिंग पावर कम, साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर क्या होगी, कम होगी। अगर पोलराइजिंग पावर कम होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। थर्मल स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, तो BaCO3 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। पोलराइजिंग पावर कम तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या, ज्यादा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी जब पढ़ाया था तो डिटेल में आपको बताया था कि कौन क्या ऑर्डर होगा और उसके एक्सेप्शंस क्या क्या है और एक्सेप्शन होने का रीजन क्या है, ठीक है। तो मैंने इसमें बता रखा था कि LiCO3, Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 एंड CH2CO3, इसमें जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आता है, जो इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, ये आना चाहिए, राइट। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर अगर आप नोट्स अपना उठा के देखो, अच्छे से पढ़ा रखा है इसको, और ऐसा क्यों होता है ये भी बता रखा है सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी की क्लास में, कि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा आपका CH2CO3 का, यानी कि सीजियम कार्बोनेट का आपका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिथियम कार्बोनेट। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो होना ही चाहिए, लेकिन आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, तो वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बाइकार्बोनेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोनेट्स व्हेन, बाइकार्बोनेट यानी किसी भी मेटल का बाइकार्बोनेट है आपका MHCO3 फॉर एग्जांपल, ऐसे ले लेते हैं नॉर्मल, इसको आपको कार्बोनेट में कन्वर्ट करना है। बाइकार्बोनेट आपका कार्बोनेट में कैसे कन्वर्ट होगा, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बेस के साथ रिएक्शन पे भी हो जाता है ना, अगर आप बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तब भी हो जाता है, लेकिन अगर आप बाइकार्बोनेट को हीट कर दें, क्या कर दें, बाइकार्बोनेट को हीट कर दें, तो ये क्या होगा, कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बाइकार्बोनेट को हीट किया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, और CO2 गैस निकल जाती है, H2O भी निकल जाता है, ठीक है। CO2 और H2O निकल जाता है बाइकार्बोनेट को हीट करने से, राइट। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2H2O और CO2, ठीक है। तो ये हो गया आपका, बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका कार्बोनेट बन जाएगा। तो बाइकार्बोनेट को आपने क्या किया, हीट किया, और क्या बन गया, आपको कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया, कार्बोनेट बन गया। बाइकार्बोनेट को हीट किया और बन गया आपका कार्बोनेट, राइट। तो बाइकार्बोनेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोनेट्स बाय हीटिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is least thermally stable, thermally stable सबसे कम कौन है, अगेन द सेम एक्सप्लेनेशन। आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ, ऑप्शन में सारे ही आपके कार्बोनेट्स दिए हुए हैं, आपको पता है कि आपके पॉलीएटॉमिक है। कार्बोनेट्स क्या होते हैं, आपके पॉलीएटॉमिक होते हैं, कार्बोनेट्स आपके क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक होते हैं, पॉलीएटॉमिक एनायन है, पॉलीएटॉमिक एनायन है। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, फिफ्थ क्वेश्चन में भी यही हो जाएगा सेम आपका। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन होगा, यानी कि अगर पोलराइजिंग पावर ऑफ, है ना, कैटायन ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो ध्यान दो, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी कम, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम किसकी होगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका Li2CO3। क्या हो जाएगा आपका, Li2CO3। क्यों, क्योंकि इन सब में अगर आप लिथियम प्लस का देखें, लिथियम प्लस की साइज सबसे छोटी है, क्या है आपकी साइज सबसे छोटी है, स्मॉल साइज है, साइज इसकी क्या है, स्मॉल है, स्मॉल साइज है। फजांस रूल क्या कहता है, फजांस रूल कहता है स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, फजांस रूल कहता है स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर विल बी द पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या कम, तो लीस्ट थर्मली स्टेबल ही हो जाएगा। Li2CO3 इसमें क्या हो जाएगा, लीस्ट थर्मली स्टेबल, लीस्ट थर्मली स्टेबल, राइट, ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है which of the following compounds of chlorine contains both ionic and covalent bond। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन है ना, मेरे हिसाब से इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। किसमें पूछ रहा, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों है। तो आप सिंपल देख लो, NaCl4 को देखो, NaCl4 को देखो, तो NaCl4 कैसा है आपका, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों है। NaCl4 Na प्लस और ClO4 माइनस, ClO4 माइनस, Na प्लस एंड ClO4 माइनस। यहां आपको आयनिक बॉन्ड दिख रहा है और ClO4 माइनस में क्या है, अंदर क्या है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड्स है। क्या है आपके, कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो हुआ क्या, NaCl4 में क्या था आपका, NaCl4 में आपका आयनिक और कोवेलेंट दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है, एज इट कंटेन्स Na प्लस एंड ClO4 माइनस। तो यहां पे आपको आयनिक बॉन्ड दिख रहा है Na प्लस और ClO4 माइनस के बीच में, और ClO4 में क्या है आपका, ClO4 माइनस में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसमें आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑर्डर। इनकरेक्ट ऑर्डर आपको बता रहा है, ठीक है। अब देखिए F माइनस एक्वस इज ग्रेटर देन Cl माइनस एक्वस इज ग्रेटर देन Br माइनस एक्वस इज ग्रेटर देन I माइनस एक्वस। ये दिया है ऑर्डर कंडक्टेंस का। ये किसका ऑर्डर दिया हुआ है, कंडक्टेंस का ऑर्डर दिया है। आपको पता है कंडक्टेंस क्या होती है आपकी, जो कंडक्टेंस होती है, कंडक्टेंस जो होती है, या आयनिक मोबिलिटी बोल सकते हो आप, आयनिक मोबिलिटी बोल सकते हो इसको आप, आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी। कंडक्टेंस या आयनिक मोबिलिटी जो होती है ना, कंडक्टेंस या आयनिक मोबिलिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज की, राइट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज की। कंडक्टेंस या आयनिक मोबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज की। यानी कि अगर साइज ज्यादा हुआ तो मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, राइट। अब अगर आप है ना F माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस और आयोडीन माइनस के एक्वस सॉल्यूशन में साइज की बात करो तो सबसे ज्यादा साइज का ऑर्डर क्या आ जाएगा, देखो साइज का ऑर्डर क्या आ जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में साइज की बात हो रही है, एक्वस सॉल्यूशन में साइज की, तो साइज का जो ऑर्डर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, F माइनस एक्वस, फिर आपका आएगा क्लोरीन माइनस एक्वस, फिर आएगा आपका ब्रोमीन माइनस एक्वस, और उसके बाद आएगा आपका आयोडीन माइनस एक्वस। ये आ जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में साइज का ऑर्डर। क्या आ जाएगा, साइज का ऑर्डर। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस और आयोडीन माइनस सब पे -1 का चार्ज है, सब पे क्या है, -1 का चार्ज है, -1 का चार्ज है। लेकिन साइज सबसे ज्यादा छोटा किसका है, फ्लोरीन का है। तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी क्या होगी आपकी, मैक्सिमम, चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम, राइट। अब चार्ज डेंसिटी अगर फ्लोरीन माइनस की मैक्सिमम है तो उसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। जैसे हमने लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस वाला केस पढ़ा था, सेम, राइट। तो फ्लोरीन माइनस एक्वस की साइज क्या है, कम है, राइट। फ्लोरीन माइनस एक्वस की साइज क्या है, कम है, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। फ्लोरीन माइनस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो वाटर मॉलिक्यूल उसे क्या करेंगे, ज्यादा सराउंड करेंगे, ज्यादा सराउंड करेंगे। इसके बारे में थ्योरी ऑलरेडी क्लास में कवर हो चुकी है। तो साइज अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में देखेंगे तो फ्लोरीन माइनस की ज्यादा होगी और आयोडीन माइनस की कम होगी। और अगर साइज का ऑर्डर ही है तो कंडक्टेंस का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा। आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर बोलो या कंडक्टेंस का ऑर्डर बोलो, वो इसका उल्टा हो जाएगा। I माइनस का सबसे ज्यादा आ जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, फिर आएगा आपका Br माइनस का एक्वस सॉल्यूशन में, फिर आएगा आपका क्लोरीन माइनस का एक्वस सॉल्यूशन में, और फिर आएगा आपका फ्लोरीन माइनस का एक्वस सॉल्यूशन में, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है which of the following in the following which of the two are paramagnetic। कौन से दो पैरामैग्नेटिक हैं, तो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका N2 कार्बन मोनोऑक्साइड, O2 प्लस और NO2, ठीक है। तो शुरुआत के तीन देखो पहले। इसको आप आराम से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे इनका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसमें आएगा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या आएगा आपका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एमओ थ्योरी यूज करोगे आप, इसमें एमओ थ्योरी यूज करोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज करोगे। तो O2 प्लस के पास इलेक्ट्रॉन कितने, O2 प्लस के पास आपके 15 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन। आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आनाते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आनाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट होगा O2 प्लस में,
और NO2 को तो आप सबको मालूम है, ब्राउन कलर की गैस होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होता है, NO2 के पास भी। NO2 कैसा होता है आप देखो, इस तरह का होता है। यहाँ पे आपका NO2 के पास भी क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है आपका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये भी आपका पैरामैग्नेटिक होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बाकी तीनों को तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकाल सकते हो, और NO2 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अपने को मालूम है, राइट। तो दो हुए आपके पैरामैग्नेटिक, ये दोनों आपके डायमैग्नेटिक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही पता चल जाएगा। आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज करो, ये दोनों आपके डायमैग्नेटिक आएंगे, ये आपका पैरामैग्नेटिक आएगा, और NO2 के पास आपके पास इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, तो ये भी पैरामैग्नेटिक आएगा। तो पैरामैग्नेटिक आपके कौन कौन से हो जाएंगे, O2 प्लस और NO2, राइट। इट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, which of the following is paramagnetic and bond order equal to F2। अब F2 के इक्वल बॉन्ड ऑर्डर कह रहा है। F2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज करेंगे, इतना बेसिक नहीं बताऊंगा आपका, इतना बेसिक मैं आपको नहीं बताऊंगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर आप यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ्लोरीन का जो F2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो कितना आता है, 1 आता है। बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना जाएगा, 1। फ्लोरीन का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1 आएगा, और कह रहा है पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए। तो आप B2 को ऑब्जर्व करो, B2 को ऑब्जर्व करो, B2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, बेसिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखने वाला, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, B2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 1। B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1। और B2 भी आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है आपका, पैरामैग्नेटिक। यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आपको पता चल जाएगा। तो B2 आपका क्या, 10 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 1, और पैरामैग्नेटिक तो है, राइट। इट इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये स्क्रीन के अंदर आ रहा है क्या, यस, है ना, अंदर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ दिस स्पीसीज, किसकी किसकी बात कर रहा है, Li2 माइनस और Li2 प्लस की बात कर रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी इनकी पूछ रहा है। अब क्लियर है, स्टेबिलिटी निकालना तो इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं पहले, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो Li2 के पास इलेक्ट्रॉन कितने, 6। Li2 माइनस के पास एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, 7 इलेक्ट्रॉन। Li2 प्लस के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो 6 7 6, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया था, 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए आपके, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब इनमें देख लेते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसमें मतलब, ठीक है। तो ध्यान देते हैं कि अगर आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकालोगे, है ना, सिंपल ट्रिक बता रखी है इसके लिए, कोई लंबा चौड़ा आपको नहीं करना है, आप आराम से कर सकते हो। तो आपकी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आए 4, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। यहां से आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इन्हें वेरी सिमिलर मैंने इसका देखो 2 2 2 और यहां आएगा 1। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 4, एंटी बॉन्डिंग कितने आएंगे, 3, ठीक है। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अपॉन आ जाएगा आपका 2, बॉन्ड ऑर्डर है 0.5। इसका जो 5 इलेक्ट्रॉन है 2 2 1, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 3, एंटी बॉन्डिंग 2, डिवाइड करोगे आपका क्या जाएगा, 0.5। तो देखो क्लियर है, एक बात तो क्लियर है कि बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा आ रहा है, Li2 का आ रहा है। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, Li2 की हो जाएगी, Li2 की हो जाएगी, Li2 की हो जाएगी आपकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं Li2 माइनस और Li2 प्लस की स्टेबिलिटी की। Li2 माइनस और Li2 प्लस की स्टेबिलिटी की, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ जाता था तो मैंने क्या बताया था, फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो यहां पे देखो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 3 और यहां पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 3 2, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है मतलब स्टेबिलिटी कम।
एंटी बॉन्डिंग में अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है मतलब स्टेबिलिटी कम, तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी आ जाएगी, Li2 प्लस की, देन आएगी आपकी Li2 माइनस की. इट विल बी द करेक्ट ऑर्डर, राइट. ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट, राइट. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. आपसे कह रहा है which of the following is same for B2 and O2. which of the following is same for B2 and O2. अब B2 और O2 दोनों को देखो, B2 और O2 दोनों को देखो. इसका आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास आपके 16 इलेक्ट्रॉन है और दोनों बता रखे हैं कि दोनों आपके क्या पैरामैग्नेटिक है. आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आंसर भी आपका पैरामैग्नेटिक आ जाएगा. पैरामैग्नेटिक आएगा, यानी कि पैरामैग्नेटिज्म दोनों का क्या है, सेम. क्या है, दोनों का पैरामैग्नेटिज्म क्या है, सेम है. अदरवाइज आप बॉन्ड ऑर्डर देखोगे इसका 1 आता है और इसका 2 आता है, तो पैरामैग्नेटिज्म दोनों का सेम है, बाकी सारी चीजें क्या है, अलग अलग है. क्वेश्चन नंबर 13 है. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखें. क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 4 डायटोमिक स्पीशीज आर लिस्टेड बिलो, which of these represent the correct order of their bond order. किसकी बात कर रहा है, देखो C2 माइनस की बात कर रहा है. अगर आप C2 में इसको इधर कर लेते हैं क्योंकि काफी सारे इसमें. क्वेश्चन नंबर 12 देखें क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है C2 माइनस. C2 माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स. अगर आप इसको सॉल्व करोगे 14 इलेक्ट्रॉन्स को, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा, आप देख लो इसको करके कितना जाएगा, 2 है ना. आप इसको कायदे से निकाल लेना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कॉन्फ़िगरेशन करके. इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा. 14 है, कितना जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, 3 आ जाएगा. NO को देखो, NO के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन्स. इसको भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से करके देखना. इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5. कितना जाएगा, 2 2 4 8 8 6 1 2.5 आ जाएगा, राइट. नेक्स्ट देखो आपका O2 माइनस है. O2 माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, O2 माइनस के पास आपके 17 इलेक्ट्रॉन्स है. कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स. इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा, O2 माइनस का 17 इलेक्ट्रॉन्स है. कितने क्या जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इसका, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5. करके देख लेना आप, राइट. 8 6 3 ओके, हाँ 1.5. और वहीं पे हीलियम 2 प्लस का क्या जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स. बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 0.5. सारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बहुत आसानी से हो सकता है. अगर बच्चों आपको ये वाला भी करने में दिक्कत होता है, अगर आप कह रहे हो सर इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप बताइए, मतलब आपके बिल्कुल भी बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपको नोट्स एक बार देखने की जरूरत है. नोट्स देखिए, आपको बॉन्ड ऑर्डर आप इसका आसानी से निकाल सकते हैं. तो बॉन्ड ऑर्डर का जो करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, C2 माइनस का सबसे ज्यादा, फिर आएगा आपका NO का, फिर आएगा आपका O2 माइनस का, फिर आएगा आपका हीलियम 2 प्लस का. इसलिए जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपका मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसका होगा. क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है इनमें से मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसका होगा. ध्यान दें, 4 ऑप्शन है आपके पास. एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है. अगर आप इन सबका डाइपोल मोमेंट देखो तो वैसे तो बहुत क्लियरली आपको विजिबल होगा, लेकिन कर लेते हैं कि यहाँ पे देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे ऐसे, इस तरफ एंड इस तरफ. ये वाला यहाँ ऐसा नहीं है. अब यहां पे क्लियरली आप देखो, पहले आप इन दोनों को देखो, पहले आप इन दोनों को देखो. यहां पे ये डाइपोल इसको क्या कर रहा है, पूरी तरह से कैंसिल आउट कर रहा है. यहां पे ये वाला डाइपोल क्या कर रहा है, ऊपर वाला डाइपोल नीचे वाले को पूरी तरह से कैंसिल आउट कर रहा है. तो ये दोनों आपस में डाइपोल कैंसिल आउट कर रहे हैं इन अ वेरी सिमिलर मैनर. अगर आप देखो कि ये दोनों डाइपोल, ये तीनों डाइपोल आपस में क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं ना. इस तरह का डाइपोल है, देखो ये वाला. तो ये डाइपोल भी आपस में क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं. या आपका थर्ड वाले में क्या कर रहे हैं, डाइपोल कैंसिल आउट कर रहे हैं. इन दोनों में क्या हो रहा है, डाइपोल कैंसिल आउट कर रहे हैं. यहां पे देखो, अब इन दोनों में देखो,
ये दोनों आपस में डाइपोल कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये एक अकेला बचा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये एक अकेला बचा, और यहां पे देखो तीनों डाइपोल एक ही डायरेक्शन में है, मोर और लेस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये इधर है, ये इधर है और ये इधर है। तो अनडाउटेडली आपको देख के ऑब्जर्व हो रहा है कि सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, इसका होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ कंपाउंड MX4 हैज mu इक्वल टू 0 देन मोस्ट प्रोबेबल ज्योमेट्री विल बी। अब देखो ध्यान से देखो, MX4 अगर कोई कंपाउंड आपका MX4 है और उसकी आपकी क्या आ रही है, mu 0 आ रहा है, डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्या आ रहा है आपका डाइपोल मोमेंट इसका 0 आ रहा है। अगर इसका डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी है, आप टेट्राहेड्रल सोच सकते हो, आप क्या सोच सकते हो, टेट्राहेड्रल सोच सकते हो, बट टेट्राहेड्रल ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में आपके स्क्वायर प्लेनर है, और भी आप सारे चेक कर सकते हो। अगर आप स्क्वायर प्लेनर देखो, इस तरह का देखो, MX4 में आप स्क्वायर प्लेनर देखो तो भी क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा अपने को। स्क्वायर प्लेनर दिया है और इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ये सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है। तो मोस्ट प्रोबेबल इस ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर, और ऑप्शन में स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 स्क्वायर प्लेनर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपसे व्हिच वन हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, किसके पास जीरो डाइपोल मोमेंट है, ध्यान दो। अगर आप C2Cl4 को देखो, C2Cl4 को देखो, C2Cl4 मतलब किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, देखो इसकी C2Cl4 का मतलब इसकी बात कर रहा है। अगर आप डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो तो इधर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, इधर ये है, इधर आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, और इधर क्या है आपकी ये, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये वाला डाइपोल मोमेंट क्या कर रहा है, इसको कैंसिल आउट कर रहा है, और ये वाला डाइपोल मोमेंट क्या कर रहा है, इसको कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में C2Cl4 विल बी द करेक्ट आंसर। ये डाइपोल मोमेंट इसको 0 कर रहा है, ये वाला डाइपोल मोमेंट इसको कैंसिल आउट कर रहा है, देन डाइपोल मोमेंट विल बी 0, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इज। वैसे तो ये जो भी ऑर्डर है आपके, है ना, ध्यान दो, OF2 H2O और OCl2, ये ऑर्डर आपको क्लास में बता दिया था याद करने के लिए। ये ऑर्डर इतनी बार पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है मैं थोड़ा बहुत यहां बता देता हूं, ऑल्दो मैंने इसको क्लास में याद करवाया है। होता क्या है बच्चों, आपका देखो OH2 और OF2 में देखो, एक्सक्यूज मी, OF2 और OH2 में देखो, OF2 यहां और OH2 यहां, ध्यान देना, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। आपको बता रखा है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की ज्यादा है, यह आपको बता रखा, ऑलरेडी पढ़ा रखा, बट रिवाइज करवा रहा हूं। अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, राइट। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास अट्रैक्ट करके रखेगा। वहीं पे H2O में क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास अट्रैक्ट करके रखेगा। तो ये ऐसा होगा, राइट। तो अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या होता है ना, इसको डिटेल में पूरी कहानी सुना चुके हैं। तो क्या होता है, यहां पे वो क्या करता है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास खींच के रखता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, अपने पास खींच के रखता है। अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास खींच के रखता है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर दूर दूर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है। यहाँ पे क्या होगा, बहुत हाई रिपल्सन होगा। क्या होगा आपका, रिपल्सन बहुत हाई होगा, रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहां तो आपको इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है। सिमिलरली
अगर आप OH2 और OCl2 का देखें, OH2 और OCl2 का देखें, यहां पर भी आपकी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक है, राइट। लेकिन इस केस में क्लोरीन वाले का बॉन्ड एंगल ज्यादा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बता रखा है क्लोरीन की साइज क्या होती है, क्लोरीन की साइज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू, बहुत ज्यादा होती है, फ्लोरीन से बहुत ज्यादा होती है। तो क्लोरीन एटम ही आपस में क्या करने लगते हैं, रिपेल करने लगते हैं। क्लोरीन एटम ही क्या करते हैं, आपस में रिपेल करने लग जाते हैं। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। हालत में OF2 का बॉन्ड एंगल कम होता है, फिर आपका OH2 NH2O, फिर आपका OCl2 का बॉन्ड ऑर्डर आता है, सॉरी बॉन्ड एंगल आता है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर होगा वो आपका OF2 देन OH2 देन आपका OCl2। OCl2 का ज्यादा होता है क्योंकि क्लोरीन की साइज क्या होती है, ज्यादा होती है। ये सारे एंगल्स आपको याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट बताए हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड या आयन इज प्लेनर। कौन सा कंपाउंड या आयन प्लेनर है। अगर आप SF2 को देखें, SF2 को देखें तो कैसा है, SF2 को देखें यार, SF2 को देखते ही आपको सही कर देना चाहिए, SF2 को देखते ही आपको सही कर देना चाहिए था। पूछे क्यों? क्योंकि कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल के पास अगर 3 ही एटम है तो 3 एटम हमेशा एक प्लेन में आएंगे। सोच के देखो, इररेस्पेक्टिव आपके कितने लोन पेयर है, मेरी बात ध्यान सुनो, उस कंपाउंड के पास कितने लोन पेयर है, कितना क्या है, ये सब छोड़ दो। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास केवल 3 ही एटम है तो वो हमेशा ही एक प्लेन में होंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास 3 एटम है तो हमेशा ही क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे। सोच के देखो, 3 एटम को तुम कैसे भी करो, है ना, यहाँ पे 3 एटम है, इसको कैसे भी अरेंज करो, तीनों एटम को कैसे भी अरेंज करो, ये हमेशा क्या होंगे, किसी एक प्लेन में आएंगे। आप करके देखो रूम पे, ठीक है। 3 एटम को किसी भी प्लेन में अरेंज करो, ये हमेशा क्या होंगे, प्लेन में आएंगे। वैसे तो SF2 कैसा होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। ये हमेशा प्लेनर होगा, क्यों? क्योंकि ये एंगुलर है। SF2 को अगर आप देखेंगे तो एंगुलर है, और एंगुलर है तो हमेशा ये क्या होगा, एक प्लेन में होगा। S और ये दोनों F हमेशा ये प्लेन में आएंगे। क्या होगा आपका, प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा आपका, प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, SF2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SF2 विल बी द करेक्ट आंसर। SF2 सही हो जाएगा 17th का आपका। सीधी सी बात थी, इसमें कुछ नहीं करना था। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर 3 एटम है तो या तो एंगुलर होगा या तो लीनियर होगा, और एंगुलर और लीनियर दोनों के केस में वो प्लेनर तो जरूर है, क्योंकि वो एक प्लेन में आ रहा है, राइट। और एक प्लेन में आ रहा है मतलब वो प्लेनर होगा ही होगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 18 को देखो। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस है, यानी कि ये इनका अगर आप बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्ड ऑर्डर देखो तो कितना आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर आता है 3, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आता है 2, और कार्बोनेट में कितना आता है 1.33 ड्यू टू रेजोनेंस। यहां पर रेजोनेंस होगा और बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1.33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, 1.33। तो इसमें पूछ क्या रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब आपको पता है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड ऑर्डर की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड ऑर्डर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर कम मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर हो जाएगा, CO3 माइनस का सबसे ज्यादा, फिर CO2 देन CO। इट विल बी द करेक्ट आंसर। आपका सही कौन सा हो जाएगा इस हिसाब से, ऑप्शन नंबर 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इफ Z इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर Z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, अकॉर्डिंग टू VBT व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग रिजल्ट्स पाई बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड इन O2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन व्हेन Z एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर आपका Z जो है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, अगर Z इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर Z आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो PZ क्या करेंगे। अब ध्यान दो, अगर Z आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो PZ लोगे तो आप क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि Z के लॉन्ग ही जाएंगे। वो क्या आपका Z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है।
अगर आप पीजेड एंड पीजेड लोगे, ठीक है, क्योंकि जेड आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, जेड है, तो आप अगर पीजेड पीजेड लोगे तो क्या करेंगे, वो जेड के लॉन्ग ही जाएंगे, जेड आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, दोनों जाएंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, राइट। तो पीजेड पीजेड आपके क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। उसके अलावा बाकी के दोनों, पीजेड के अलावा बाकी के दोनों क्या बनाएंगे, आपके पाई बॉन्ड बनाएंगे। जैसे आपके पी वाई है, तो ये क्या करेंगे, आपके पाई बॉन्ड बनाएंगे। आपके पी वाई है, ये आपका क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। सिमिलरली आपके पीएक्स भी क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये भी आपके क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये काफी आसान क्वेश्चन है वैसे तो, पीएक्स। तो अगर जेड आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पीजेड क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, और पीवाई क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, और पीएक्स क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। इस हिसाब से सेकंड एंड फोर्थ पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि which of the following molecule has both p pi and p pi d pi bond। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। SO3 को आप देखो, SO3 का आपका कैसा होता है, देखो SO3 कैसा होता है आपका, इस तरीके का होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अगर आप सल्फर को ऑब्जर्व करो, सल्फर के पास s ऑर्बिटल भी होता है, p ऑर्बिटल भी होता है, एंड d ऑर्बिटल भी होता है, s p एंड d। सल्फर कर रहा है आपका इसमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, SO3 में सल्फर आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। sp2 एक s p p p d d d d d, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। सल्फर क्या कर रहा है आपका, sp2 दिखा रहा है, तो एक s और दो p है ना, इससे तो हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनाता है, क्या करता है आपका, हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनाता है। लेकिन p से क्या करेगा, ध्यान दो, p से वो बनाएगा पाई बॉन्ड। यहां पे क्या करेगा, कितने पाई बॉन्ड है, 3। इन तीनों से तो क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड कितने हैं, 3। पाई बॉन्ड कितने हैं, 3, राइट। SO3 को देखो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन से वो क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और पाई बॉन्ड कितने, 3। तो पाई बॉन्ड वो किससे किससे बनाएगा, इससे बनाएगा, इससे बनाएगा और इससे बनाएगा। इस हिसाब से उसके पास p पाई बॉन्ड है और p पाई d पाई भी बॉन्ड है, राइट, p पाई d पाई। तो p पाई एक बॉन्ड और p पाई d पाई दो बॉन्ड। तो SO3 के पास आपके बहुत p पाई एंड p पाई d पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, है ना, काफी आसान क्वेश्चन है ये भी। अगर आप PS3 को देखें और NS3 को देखें, ठीक है, PS3 कैसा होता है आपका, ध्यान दीजिए, और NS3 कैसा होता है आपका। अब ध्यान दीजिए इधर, NS3 क्या करता है, ड्रैगोज रूल आपने पढ़ा हुआ है, ड्रैगोज रूल के हिसाब से NS3 क्या करेगा आपका, मतलब ड्रैगोज रूल के हिसाब से आपका PS3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो करेगा। क्या करेगा, डज नॉट शो हाइब्रिडाइजेशन, डज नॉट शो हाइब्रिडाइजेशन, PS3 क्या करता है आपका, हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखाता, डज नॉट शो हाइब्रिडाइजेशन। और NS3 क्या करता है आपका, हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता, PS3 क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता है, और NS3 करता है। और यहां पे क्या होगा आपका, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो NS3 में क्या है, NS3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, क्या है आपका, sp3 है। तो NS3 का जो लोन पेयर है दैट इज प्रेजेंट इन किस में, NH3 का जो लोन पेयर है वो किसमें प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। वहीं पे PS3 का जो लोन पेयर है, ध्यान दें, जो PS3 का लोन पेयर है, NH3 का लोन पेयर कहां है, NH3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, NH3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, एक s और 3 p मिक्स हो चुके हैं। NH3 क्या कर रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, तो उसका लोन पेयर कहां होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। वहीं पे PS3 क्या है आपका, PS3 हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं कर रहा है, उसका जो लोन पेयर होगा वो कहां होगा, प्योर s ऑर्बिटल में होगा। कहां होगा आपका, प्योर s। जब ड्रैगोज रूल पढ़ाया था तो इसको प्रॉपर्ली पढ़ाया हुआ, नोट्स पलट के देखो, प्योर s ऑर्बिटल में होगा। कहां होगा, प्योर s ऑर्बिटल में होगा। तो PS3 का जो लोन पेयर होगा वो कहां होगा, प्योर s ऑर्बिटल में होगा। कहां होगा आपका लोन पेयर इसका, प्योर s ऑर्बिटल में होगा। कहां होगा, s ऑर्बिटल में होगा। तो PS3 के लोन पेयर का s कैरेक्टर कितना है, 100% है। कितना है, 100% है। वहीं पे NH3 के
लोन पेयर का एस कैरेक्टर कितना है? sp3 में एस कैरेक्टर कितना होता है? 25% होता है। तो ध्यान रखें ps3 का जो एस कैरेक्टर है वो कितना होता है? ps3 का वो कितना होता है आपका एस कैरेक्टर? ps3 में जो लोन पेयर है, ps3 में जो लोन पेयर है उसका एस कैरेक्टर है 100% और ns3 में जो लोन पेयर है उसका एस कैरेक्टर है 25%। तो ps3 का लोन पेयर का एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्वेश्चन में इसका उल्टा दिया है, हेंस दिस ऑप्शन विल बी रॉन्ग। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर आइसोस्ट्रक्चरल। कौन से दो आपके क्या आइसोस्ट्रक्चरल है? तो बहुत आसान है, XeF2 को देखो और IF2 माइनस को देखो। दोनों ही आपके क्या है? लीनियर है, sp3d है और तीन तीन लोन पेयर है इनके पास। क्या आपके पास sp3d है, ये भी आपके sp3d और लीनियर है। XeF2 कैसा होता है आपका? इस तरह का होता है। IF2 भी आपका कैसा होता है? इस तरह का होता है। लीनियर स्ट्रक्चर ये इसका आइसो स्ट्रक्चरल होगा। कैसा होगा? आइसो स्ट्रक्चरल होगा। आपने इसको पढ़ा होगा प्रॉपरली। तो दोनों आपके क्या है? आइसो स्ट्रक्चरल है। क्या है आपके? आइसो स्ट्रक्चरल है, आइसो स्ट्रक्चरल। राइट, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। कौन सा आपका ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है? आप XeO3 को देखो, XeO3 को देखो कैसा शेप होता है इसका। तो XeO3 के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ज्यादा है। XeO3 के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन आपके 8 से ज्यादा है। क्लियर है? जिनॉन के पास आपको ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनॉन के पास आपके क्या होते हैं? ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन से और इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या हो जाएगा? आपके ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन होगा। इसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। जिनॉन के पास आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। ऑक्सीजन से और इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, यानी ये क्या है आपका? हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल है। क्या है आपका? ये हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल है। राइट, हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल। ऑक्टेट रूल का क्या है आपका? एक्सेप्शन है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस का नंबर लग गया है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ ए सेल विथ फॉलोइंग सेल रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज 70%। एफिशिएंसी दे रखा है आपको 70%। रिएक्शन दे रखी हुई है आपको, ए सॉलिड बी पॉजिटिव गिव्स ए पॉजिटिव बी सॉलिड। राइट, इसके लिए डेल्टा एच दे रखा हुआ। इसके लिए क्या कर रहा है? डेल्टा एच दे रखा हुआ। डेल्टा एच नॉट की वैल्यू दे रखी है -551.5 किलो जूल, ऐसा दे रखा हुआ। ठीक है, आपसे एफिशिएंसी इतना दे रखा हुआ। आपसे पूछ रहा है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इन वोल्ट। ई नॉट सेल की वैल्यू पूछ रहा है इन वोल्ट, ई नॉट सेल की वैल्यू पूछ रहा है इन वोल्ट। राइट, तो बहुत आसान है। देखें कैसे होगा ये क्वेश्चन। पहले आप इस रिएक्शन को देखो। इस रिएक्शन से आपको क्या समझ रहा है? इसके लिए n की वैल्यू क्या है? 1, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। इसके लिए n की वैल्यू क्या है? 1। सिंगल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, n की वैल्यू आ गई 1। थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ सेल क्या होती है? थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ सेल किसके इक्वल होती है? थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू व्हाट? थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इनटू 100। ये होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया है तो आप यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। राइट, डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा जी की वैल्यू होती है आपकी -NFE0 सेल इनटू 100 अपॉन डेल्टा एच। राइट, आप इसको सॉल्व करें। एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी दी आपकी? 70% दी हुई है, तो आप एफिशिएंसी को लिख लें 70%। माइनस n की वैल्यू 1, तो उसको एज इट इज रहने दें, -1
फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 96,500, ई नॉट सेल की वैल्यू आपसे पूछ रहा है इनटू 100 अपॉन डेल्टा एच की वैल्यू दी है आपको -551.5 किलो जूल को कन्वर्ट किया हमने जूल में तो आएगा 10⁻3। बस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब आपको सारी वैल्यूज पता है, अब आपको सारी वैल्यूज पता है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ई नॉट सेल की वैल्यू पता चल जाएगी। आपको क्लियरली सब कुछ वैल्यूज पता है, इसको आप सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो और ई नॉट सेल की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी पता लग जाएगी, जो कि आपके अप्रोक्सीमेटली 4 वोल्ट के इक्वल आ रही है। कितनी आ रही है 4 वोल्ट के इक्वल आ रही है। इसको आप सॉल्व कर लेना, राइट, ठीक है, आसान है काफी। तो हमें क्या दिया हुआ था, हमें एफिशिएंसी दे रखी थी, हमें इक्वेशन दे रखा था, इक्वेशन देख के हमें n की वैल्यू पता चल गई कि n की वैल्यू 1 है, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू दी हुई है, ई नॉट सेल पूछ रहा है। थर्मोडायनामिक्स एफिशिएंसी की हमें फार्मूला पता है, थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी ऑफ दिस सेल का फार्मूला होता है डेल्टा जी नॉट अपॉन डेल्टा एच नॉट इनटू 100, स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होती है -nf ई नॉट सेल इनटू 100 अपॉन डेल्टा एच नॉट, क्योंकि यहाँ पे भी नॉट की बात हो रही, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन की बात हो रही। तो n की वैल्यू 1, तो एफिशिएंसी की क्या वैल्यू दी हुई थी 70%, n की वैल्यू 1, f यानी फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96,500, राइट। अब देखें ई नॉट सेल की वैल्यू आपसे पूछ रहा है इनटू 100 अपॉन डेल्टा एच की वैल्यू आपने पुट कर दी, सारी वैल्यूज पता है, ई नॉट सेल की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है व्हेन आयरन इज रस्टेड इट इज, व्हेन आयरन इज रस्टेड, व्हेन आयरन इज रस्टेड, आयरन की रस्टिंग कैसे होती है ऑक्सीडेशन से, है ना, आयरन इज रस्टेड, आयरन की रस्टिंग कैसे होती है ऑक्सीडेशन से। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। व्हेन आयरन इज रस्टेड तो इसका क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन होता है, हेंस ऑक्सीडाइज इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इनकरेक्ट मैच फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट इज। अब देखिए 1 मोल अगर Al3 प्लस के, Al3 प्लस के, ध्यान दो Al3 प्लस को हमें Al में कन्वर्ट करना है, एक एटम लिया तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको हम 3 इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक एटम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी कि 1 मोल एल्युमिनियम 3 प्लस आयन, 1 मोल एल्युमिनियम 3 प्लस आयन को अगर हमें एल्युमिनियम में कन्वर्ट करना है, अगर एक एटम को करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर एक एटम को करना है, अगर 1 एटम एल्युमिनियम 3 प्लस को, अगर 1 एटम एल्युमिनियम 3 प्लस को एल्युमिनियम में कन्वर्ट करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल Al3 प्लस को Al में कन्वर्ट करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या चाहिए 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन, 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फैरेड, क्या होता है 1 फैरेड, तो आपका 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा 3 फैरेड, 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा 3f, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3f, राइट। 6f नहीं होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 6, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है when 0.1 mole Cr2O7 is reduced then quantity of electricity required to reduce Cr3 plus completely is, ठीक है, to Cr3 plus। आपको क्या 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 कह रहा है क्वेश्चन में, आपसे कह रहा है Cr2O7 को किस में कन्वर्ट करना है Cr3 प्लस में, बैलेंस कर लेते हैं तो ऐसा आ जाएगा, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी है, यहाँ पे आपकी +6, यहाँ पे आपकी +3, अगर एक एटम को यहां से यहां ले जाना है, +6 से +3 में ले जाना, तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है 3 इलेक्ट्रॉन्स का, एक एटम को, अगर एक एटम को +6 से +3 में ले जाना तो 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। अगर इस पूरे मॉलिक्यूल को देखो, अगर इस पूरे मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो तो क्रोमियम के कितने एटम है 2 एटम है, इस पूरे मॉलिक्यूल में क्रोमियम के कितने एटम है 2 एटम है, तो एक एटम में क्या हो रहा था आपका, एक एटम को अगर हमें +6 से +3 ले जाना था तो 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज चाहिए था, कितना चाहिए था 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज चाहिए था, राइट। अगर हमें एक एटम को +6 से +3 में ले जाना चाहिए तो 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, राइट। हमारे एक मॉलिक्यूल में देख रहे हैं 2 एटम है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, तो एक मॉलिक्यूल में आपका क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन का है 6 इलेक्ट्रॉन का है,
तो 1 मोल में आपका कितना होगा? 1 मोल में आपका होगा 6 फैराड का, 6 फैराडे का। कितने का होगा आपका? 6 फैराडे का। किसका होगा आपका? 6 फैराडे का एक्सचेंज होगा। 1 मोल में आपका किसका हो जाएगा? 6 फैराडे का एक्सचेंज हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे आपको क्या दिया है? 0.1 मोल दिया है। 0.1 मोल में आपका क्या आ जाएगा? 0.6 फैराडे, दैट इज इक्वल टू 0.6 इंटू 96,500। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 57,900 कूलम। ठीक है, आसान है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या, 28 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, हाउ मेनी मिनट्स इट विल टेक टू प्लेट आउट ऑफ 5 ग्राम क्रोमियम फ्रॉम ए Cr2SO4 whole thrice solution using a current of 1.5 एम्पियर। अब देखो, आपको क्रोमियम 3+ से आपको क्या कहां ले आ रहे हैं? क्रोमियम में ले आ रहे हैं। ठीक है, क्रोमियम एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन फैक्टर आपका हो जाएगा 3। एन फैक्टर कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्रोमियम +3 से आप क्या ले आ रहे हैं? क्रोमियम में ले आ रहे हैं। क्रोमियम +3 से आप क्या ले आ रहे हैं? क्रोमियम में ले आ रहे हैं। बस अब फैराडे का लॉ लगा दीजिए यहाँ पे, काफी आसान है। फैराडे का लॉ लगाया, W इज इक्वल टू ZIT, दैट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इनटू फैराडे कांस्टेंट इनटू I इनटू T, फैराडे, राइट। वेट की वैल्यू क्या दिया? वेट जो हो रहा है आपका 5 ग्राम दिया हुआ है। 5 ग्राम इज इक्वल टू मोलर मास आपको क्रोमियम का दिया हुआ 52 अपॉन एन फैक्टर की वैल्यू 3, फैराडे की वैल्यू आपकी 96,500 कूलम इनटू I की वैल्यू आपकी दी हुई है 1.50 एम्पियर इनटू टाइम। आप इसको सॉल्व कर लो कायदे से, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लो तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? टाइम की वैल्यू आ जाएगी। यहां से टाइम आ जाएगा और टाइम आएगा इन सेकंड्स। किसमें आएगा? इन सेकंड्स। टाइम सेकंड्स में आएगा। किसमें आएगा? सेकंड्स में। उसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 309 मिनट्स आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है आपका, which of the following reaction occurs at anode when electrolysis of aqueous copper sulfate is carried out using copper electrode। कॉपर का इलेक्ट्रोड है ना, CuSO4 सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस के रूल्स अगर आपने कायदे से पढ़े होंगे तो आपको बहुत आसानी से पता होगा इसमें क्या होगा। कॉपर आपका एनोड पे क्या होगा? कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर इलेक्ट्रोलिसिस के रूल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, अगर क्लियर नहीं है तो जरूर मुझसे बात करें, मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस एक बार फिर से पढ़ा दूंगा कायदे से, लेकिन आई होप आपको क्लियर होगा। तो एनोड पे रिएक्शन होगी। एनोड पे पूछ रहा है ना, which of the following reaction occurs at anode। हाँ बिल्कुल, एनोड पे ही पूछ रहा है। एनोड पे ही पूछ रहा है। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन और कॉपर आपका किसमें कन्वर्ट होगा? कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन में, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कुछ दिया जाए रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब आपको सब कुछ दिया हुआ है। आपसे ई सेल की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? ई सेल की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ई सेल आपको मालूम है किसको कहते हैं? ई सेल आपका किसके इक्वल हो जाएगा? वो तो आपका ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग। अब इस रिएक्शन को अगर आप प्रॉपरली देखो, इस रिएक्शन को अगर आप प्रॉपरली देखो तो कोई और फैक्टर नहीं आ रहा है सिवाय H+ और O2 के। तो इस इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो? अपॉन H+ टू द पावर 4, H+ टू द पावर 4 और प्रेशर ऑफ O2 टू द पावर 1। रिएक्शन लिख देता हूं नीचे, देखो रिएक्शन क्या कह रहा है आपसे। रिएक्शन कह रहा है आपसे O2 गैस प्लस 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2O लिक्विड, H2O लिक्विड। तो यहां पे क्या होगा आपका? यहां पे आप क्या करोगे? यहां पे आप H+ का कंसीडर करोगे, H+ का कंसीडर करोगे आप, राइट। प्रोडक्ट यहां पे कुछ है ही नहीं जिसको आप कंसीडर कर सके। रिएक्टेंट में आप H+ को कंसीडर करोगे, उस पे पावर 4 ले आओगे और प्रेशर ऑफ O2 यहां पे आ जाएगा आपका, राइट। प्रेशर ऑफ O2 यहां आ जाएगा तो आप यहां से लिखोगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है। और आपको रिएक्शन के अंदर ही, अगर आप रिएक्शन के अंदर ही देखो, रिएक्शन आपको दी हुई है, क्या दिया हुआ? O2 गैस प्लस 4H+ एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2H2O लिक्विड।
आपको एन की वैल्यू रिएक्शन के अंदर ही दी हुई है, आपका क्या हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, राइट। तो आप यहां से देख लीजिए, आप लिखोगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू दी है 1.23 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 4 लॉग 1 अपॉन एच प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी दी हुई 10 टू द पावर -7 पे पावर 4 आ जाएगा 10 टू द पावर -28 और O2 का प्रेशर दिया हुआ आपका 1, तो ऐसा आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.23 माइनस 0.059 अपॉन 4 लॉग 10 टू द पावर 28। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका लगभग ई सेल की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपकी ई सेल की वैल्यू आएगी लगभग 0.817 वोल्ट, है ना, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.82 वोल्ट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.82 वोल्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है आपसे which of the following statement is not correct regarding galvanic cell? गैल्वेनिक सेल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। इसमें जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो कह रहा है आपका ई नॉट सेल जो होता है, वो कह रहा है आपका ई नॉट सेल जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, कह रहा है आपका। क्वेश्चन ध्यान सुनिए, कह रहा है which of the following statements is not correct regarding to galvanic cell? गैल्वेनिक सेल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इनकरेक्ट है। तो इसमें आपको देखिए फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो कह रहा है ई सेल, है ना, यानी कि पोटेंशियल ऑफ ए सेल इस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है ना, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। और आपसे पूछा भाई नॉट करेक्ट कौन सा है, तो काफी आसान क्वेश्चन था ये, इसका आपका फोर्थ आ जाएगा। कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है इफ ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई सेल। ध्यान दो आपसे क्या कह रहा है, जिंक 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर 2 प्लस कॉपर। अब ध्यान देना कि अगर आपका ई एक्सटर्नल ज्यादा नहीं होता, कह रहा है इफ ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई सेल, तो क्या होगा। अब ध्यान से देखो, अगर आपका ई एक्सटर्नल ई सेल से ज्यादा नहीं होता, सेल नॉर्मली फंक्शन कर रहा होता, तो क्या होता। अगर ई एक्सटर्नल आपका ई सेल से ज्यादा नहीं होता, हम अपोजिट केस सोच रहे हैं, तो क्या होता, आपका जिंक ऑक्सीडाइज होता, जिंक आपका जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में टूटता, और जिंक से क्या होता, जिंक से इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ ट्रांसफर होते, जिंक से इलेक्ट्रॉन क्या होते, कॉपर की तरफ ट्रांसफर होते, जिंक से इलेक्ट्रॉन कहां जाते, कॉपर की तरफ जाते, जिंक टू कॉपर, राइट। अगर ऐसा नहीं होता तो जिंक क्या होता, अगर ऐसा नहीं होता तो जिंक आपका जिंक 2 प्लस में टूटता और 2 इलेक्ट्रॉन देता, तो इलेक्ट्रॉन आपके क्या करते, जिंक से कॉपर में जाते। बट अगर ऐसा है ई एक्सटर्नल आपका ई सेल से ज्यादा है, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, हेंस ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगेन 33 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके इलेक्ट्रोलिसिस के रूल्स पे है। इलेक्ट्रोलिसिस का अगर आपको रूल्स ढंग से क्लियर है तो काफी आसान क्वेश्चन है, फिर 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस के रूल्स में कोई दिक्कत है तो मुझसे डेफिनेटली पूछिए, है ना, मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस के रूल्स क्लियर नहीं है तो आप पढ़ लीजिए इसको प्रॉपर्ली और मेरी भी हेल्प लीजिए। अगर वो क्लियर है तो काफी आसान है क्वेश्चन। Na2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस पूछ रहा है, ठीक है, Na2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस पूछ रहा है कि कैथोड पे क्या निकलेगा। तो अब देखो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन होने के लिए कौन कौन तैयार बैठा है, कोस Na2CO4 है, तो सोडियम है और H प्लस है, सोडियम और H प्लस है आपके पास, क्या है, सोडियम है और H प्लस है, Na प्लस है और H प्लस है। दोनों में से इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, दोनों में से इलेक्ट्रॉन इजीली कौन एक्सेप्ट करेगा, H प्लस एक्सेप्ट करेगा। आपका 2H प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहां से, क्या होगा। ये काफी आसान क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस के रूल्स के ऊपर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सब आपको आता है, अगर नहीं आता है तो मुझसे जरूर पूछें। हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हेंस करेक्ट ऑप्शन विल बी H2, राइट, H2 गैस ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है।
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबका दिया हुआ है, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, यानी कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में आपको सबको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। क्या देगा, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, Zn2 प्लस जिंक, आपका जिंक 2 प्लस में ऑक्सीडाइज होगा तो आपको क्या वैल्यू दी है 0.76। जिंक आपका, कॉपर आपका कॉपर प्लस में जाएगा, क्या दिया हुआ आपका इसके लिए 0.34 माइनस में। ई नॉट Ag आपका Ag प्लस में जाएगा, इसका आपको दिया 0.080। और आपका नेक्स्ट है निकेल, निकेल आपका निकेल 2 प्लस में जाएगा, ये दिया हुआ आपको 0.55। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से आपका किसका मैक्सिमम वोल्टेज होगा, किसका मैक्सिमम वोल्टेज होगा, आपको कम मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगी। अब ध्यान दो, अगर आप इस इक्वेशन को देखो, जिंक आपका जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाए, जिंक 2Ag प्लस गिव्स 2Ag और जिंक 2 प्लस। अगर आप इस इक्वेशन में देखो प्रॉपरली, इस इक्वेशन आप प्रॉपरली देखो तो जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आपका जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ई नॉट जिंक से जिंक 2 प्लस में जाने पे क्या वैल्यू आ रही है, ई नॉट जिंक से जिंक 2 प्लस में आने में, ई नॉट जिंक से जिंक 2 प्लस में आने में क्या आपको मिल रहा है 0.76 वोल्ट मिल जाएगा इससे, राइट। अगर आपका जिंक 2 प्लस में आएगा तो 0.76, और Ag अगर Ag प्लस में जा रहा है तो -0.80, राइट। इसका उल्टा करो, यहां पे क्या हो रहा है आपका Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, तो Ag प्लस अगर Ag में कन्वर्ट हो रहा है, E नॉट Ag प्लस से Ag कितना आ जाएगा, देखिए E नॉट Ag से Ag प्लस, अगर Ag से Ag प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो -0.80, तो अगर ये उल्टा कर देंगे इसका तो कितना जाएगा आपका +0.80। तो ध्यान से देखिए, अगर जिंक से 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाए, जिंक से जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाए तो +0.76, और Ag प्लस आपका Ag में कन्वर्ट हो जाए, इसका उल्टा हो जाए, यहां पे Ag प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, उल्टा हो जाए इसका, Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट हो जाए तो +0.80, और ये सबसे सुटेबल कंडीशन है। और इस केस में आपका पोटेंशियल क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, इस केस में आपका पोटेंशियल क्या आएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल आएगा। ठीक है, ये ये क्वेश्चन काफी आसान है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, इन ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ x माइनस वाई माइनस, आपके पास x माइनस सॉल्यूशन है और y माइनस सॉल्यूशन है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, Z2 को पास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, Z2 को पास कर रहे हैं, हो क्या रहा है, x2 लिबरेट हो रही है। थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, x2 लिबरेट हो रहा है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, x2 लिबरेट करने के लिए क्या जरूरी है कि 2x आपका क्या हुआ हो, x2 में कन्वर्ट हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो x क्या है आपका, x जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया, -1 से किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में कन्वर्ट हो गया, x -1 से किस में कन्वर्ट हो गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया। और साथ में क्या हो रहा है, y रिमेन अनअफेक्टेड, y को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, y आपका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा y। और क्या हो रहा है आपका, और Z2 माइनस बन रहा है, Z माइनस बन रहा है, तो Z आपका 2Z माइनस बनाएगा, कब, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो ये हो रहा है, y माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, y माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और x माइनस x2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, और Z2 आपका Z माइनस में कन्वर्ट हो जा रहा है, x माइनस x2 में और Z2 आपका Z माइनस में। तो रिएक्शन हमने लिख ली। तो अब ध्यान दो, Z2 आपका 0 से कहां जा रहा है, -1 में जा रहा है, 0 से -1 में जा रहा है, और x माइनस आपका क्या हो रहा है, -1 से 0 में आ रहा है। अब ध्यान देना, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में -1 से 0 में आ रहा है, यानी इस प्रोसेस में हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, और Z2 आपका 0 से -1 में आ रहा है, यानी यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है
E naught x, E naught y and E naught z represents standard reduction potential. याद रखना reduction potential है ना, of x2 y2 and z2 respectively. x2 y2 z2 का reduction potential है जो E naught x और E naught y E naught z है, E naught x E naught y और E naught z, ये reduction potential है, याद रखना, ठीक है। तो which of the following can be inferred from this observation? तो ध्यान दो कि ये कह रहा है आपसे कि E naught z is greater than E naught x। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Z2 ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ X2 के। रिडक्शन पोटेंशियल। और क्वेश्चन में देखो, इक्वेशन में देखो दोनों में रिड्यूस कौन हो रहा है? x माइनस में और z में। x माइनस में और z में रिडक्शन किसका हो रहा है? Z2 का हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है? Z2 का हो रहा है। और अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? x माइनस का हो रहा है। ऑक्सीडेशन x माइनस का हो रहा है, रिडक्शन Z2 का हो रहा है। रिडक्शन उसी का होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। रिडक्शन उसी का होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी Z2 का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। रिडक्शन उसी का होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी कि है ना Z2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सी को देखो, सी में आपको क्या कह रहा है? E naught y और E naught x है ना, ये भी आपकी रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल की। अब रिडक्शन पोटेंशियल का ये भी करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अगर आप y माइनस को देखो और x माइनस को देखो, उसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? y माइनस और x माइनस में। x माइनस तो आपका अनअफेक्टेड रह जा रहा है। x माइनस क्या हो रहा है? अनअफेक्टेड रह जा रहा है। y माइनस ऑक्सीडाइज हो रहा है। y माइनस अगर y माइनस अनअफेक्टेड रह जा रहा है, y माइनस अनअफेक्टेड रह जा रहा है। x माइनस क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। y माइनस अनअफेक्टेड रह जा रहा है और x माइनस क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। x माइनस अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हाई है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? लो होगा, ठीक है। तो y माइनस और x माइनस में देखो, y माइनस और x माइनस में x माइनस आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। y माइनस और x माइनस में x माइनस ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ए एंड सी बोथ आर करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपके दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है आपसे कि फेरस 3 प्लस इलेक्ट्रॉन, आपका क्या दे रहा है? फेरस 2 प्लस ई नॉट की वैल्यू दी हुई है आपकी प्लस 0.77 वोल्ट। नेक्स्ट आपका Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा? एल्युमिनियम बनाएगा। ए नॉट की वैल्यू दी हुई है माइनस 1.66 वोल्ट और Br2 आपका 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2Br माइनस बनाएगा। ए नॉट आपका क्या हो जाएगा इसके लिए? प्लस 1.08 वोल्ट। आपसे पूछा बेस्ड ऑन द गिवन डेटा reducing power of Fe2 plus Al and Br minus will be increased in order। आपको रिड्यूसिंग पावर बोल रहा है। इन सारे प्रोसेस में देखो क्या हो रहा है? फेरस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। फेरस आपका +3 से +2 में आ रहा है, +3 से आपका 0 में आ रहा है, 0 से आपका -1 में आ रहा है। सब में रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? आपका रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन होता है वो तो ऑक्सीडाइज करता है। हमें पूछ रहा है रिड्यूसिंग पावर पूछ रहा है किसका? तो इसका उल्टा कर लेते हैं क्योंकि ऑक्सीडाइज करवाना अपने को। तो अगर हम फेरस 2 प्लस को फेरस 3 प्लस में कन्वर्ट करें इलेक्ट्रॉन, आयरन 2 प्लस को आयरन 3 प्लस में कन्वर्ट किया, ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां पे प्लस में था, माइनस में आ जाएगी। प्लस में था क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। 0 माइनस 0.77 वोल्ट। एल्युमिनियम को देखो, एल्युमिनियम को आप उल्टा करो,
एल्युमिनियम 3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस 1.66 वोल्ट। ई नॉट ऐसा, इसका ई नॉट ऐसा, और यहां पे देखो Br माइनस आपका टूटेगा Br2 में, यहाँ 2 Br है, Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, और क्या हो जाएगा आपका ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1.08 वोल्ट, ऐसा आ जाएगा। अब देखो सारे रिएक्शन में क्या हो रहा है, फेरस 2 प्लस क्या हो रहा है, आयरन 2 प्लस आपका आयरन 3 प्लस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन 2 प्लस आपका आयरन 3 प्लस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, एल्युमिनियम प्लस एल्युमिनियम 0 आपका एल्युमिनियम प्लस 3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ब्रोमीन -1 आपका ब्रोमीन 0 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, प्लस 2 से प्लस 3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, 0 से प्लस 3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, -1 से 0 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं यानी दूसरों को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं मतलब दूसरों को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और यानी ये खुद जितनी आसानी से ऑक्सीडाइज होंगे, यानी ये तीनों खुद जितनी आसानी से ऑक्सीडाइज होंगे, जितनी आसानी से ऑक्सीडाइज होंगे उतना आसानी से दूसरों को रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, ये जितनी आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ये वाला प्लस में वैल्यू, फिर ये माइनस में है लेकिन बड़ी है ना, ये ऐसे। तो ऑक्सीडाइज सबसे आसानी से कौन हो रहा है, फेरस 2 प्लस हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडाइज सबसे आसानी से कौन हो रहा है, एल्युमिनियम हो रहा है, फिर आपका फेरस 2 प्लस हो रहा है, फिर आपका ब्रोमीन माइनस हो रहा है। तो रिड्यूसिंग पावर आपकी क्या हो जाएगी, जो जितनी आसानी से ऑक्सीडाइज होगा उतनी आसानी से रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर हो जाएगा एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा, फिर फेरस का, फिर आपका ब्रोमीन का। करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा आपका ऑर्डर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको ईआरपी दी हुई है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, -0.36 वोल्ट। पीएच पूछ रहा है। वो आपको पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में आपको बताया होगा, इलेक्ट्रिक फार्मूला सर ने लिखवाया होगा कि ईआरपी किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका -0.059 पीएच ऑफ कैथोड। पीएच ऑफ कैथोड के इक्वल होता है, राइट। और पीएच ही आपसे पूछ रहा है, बिल्कुल आसान सा सवाल हो गया। अभी ईआरपी की वैल्यू पुट कर दो -0.036, इसको अप्रोक्सीमेटली लिख लिया इन्होंने 0.6, है ना। तो अब इसको आप सॉल्व करो, यहां पे आ जाएगा आपका 0.36, इसको आप लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, जो है अप्रोक्सीमेटली लिखने की जरूरत नहीं है। अब -0.059 पीएच, यहां से आप पीएच की वैल्यू निकाल लो। पीएच आपका किसके इक्वल आ जाएगा, पीएच आ जाएगा आपका पीएच इज इक्वल टू 0.36 अपॉन 0.059, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली 6 के इक्वल आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ रहा है, 6 के। हेंस ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, वो होती है आपकी मोलर कंसंट्रेशन, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। ये फार्मूला आपको मालूम है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये दिया हुआ आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 400, ठीक है। आपको ये निकालना है मोलर कंडक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 1000 इनटू कप्पा अपॉन मोलरिटी, 1000 इनटू के अपॉन मोलरिटी। इसको आप सॉल्व करो, 1000 इनटू के की वैल्यू दी हुई है आपको 4.59 इनटू 10 टू द पावर -5 अपॉन मोलरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.00099। यहां से हो जाएगा आपका 1000 इंटू 4.95 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 99 इंटू 10 टू द पावर -5। यह आ जाएगा आपका मोलर कंडक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, ठीक है। आपको ये वाली वैल्यू दी हुई है ना, क्या कर लेते हैं कैलकुलेट। यहां से आपका ये वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 50, कितना आ जाएगा 50। तो बस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 अपॉन 400।
क्योंकि है ना मोलर कंडक्टिविटी का पर्टिकुलर कंसंट्रेशन हमारा 50 आ गया और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन हमको दिया हुआ 400। अल्फा इज इक्वल टू क्या है आपका, आ जाएगा आपका यहां से सॉल्व करके 0.1/8 आ रहा है ये, ठीक है, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है देखिए, आपको BaCl2 के लिए BaCl2 का एन फैक्टर क्या होता है, BaCl2 का एन फैक्टर होता है 2, H2SO4 का एन फैक्टर क्या होता है 2, ये सब आप कैलकुलेट करके रखिए, और HCl का एन फैक्टर क्या होता है 2 सॉरी 1। आपको λ1 दिया हुआ है, किसके लिए λ1 दिया हुआ है, λ2 दिया हुआ है और λ3 दिया हुआ है। λ1 λ2 λ3 क्या है, ये आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 H2SO4 एंड HCl रेस्पेक्टिवली, ये क्या आपके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, क्या है आपके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, लैम्डा इक्वू याद रखना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। आपसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaSO4 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है BaSO4 के लिए भी एन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। अब ध्यान दो, इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी हुई है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी हुई है, आप निकाल लीजिए यहां से मोलर कंडक्टिविटी क्या आ जाती है, आपको पता होना चाहिए मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, राइट, आसान है। अब ध्यान दें यहां से कि अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 वो कितना आ जाएगा n फैक्टर 2 है ना, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2, देखो हमें क्या दिया हुआ BaCl2 H2SO4 HCl और उनकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा है ना, λ1 λ2 λ3, राइट, कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 कंडक्टिविटी ऑफ H2SO4 कंडक्टिविटी ऑफ HCl, राइट। हमें चाहिए कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2। हमें पता है कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू 2 into delta 1 naught। Similarly, molar conductivity of H2SO4 is what? 2 into lambda 2 naught। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 1 into lambda 3 naught। अब ध्यान दो, हमें चाहिए BaSO4 का, तो पहले हम BaSO4 का मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaSO4 किसके इक्वल हो जाएगा, ध्यान से देखो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaSO4 देखो कैसे आ जाएगा। तो अगर आप क्या करो BaCl2 को, इसको कैसे निकाल सकते, ध्यान दो, अगर हम BaCl2 में H2SO4 ऐड करें है ना, तो क्या क्या आ जाएगा, देखो एक बेरिलियम 2 प्लस आ जाएगा, 2 क्लोरीन माइनस आ जाएगा, 2 H प्लस आ जाएंगे और एक SO4 माइनस आ जाएगा। तो देखो अगर हमने BaCl2 में H2SO4 ऐड किया, BaCl2 में H2SO4 ऐड किया, तो BaSO4 तो हमें मिल रहा है, साथ में हमें क्या मिल रहा है 2HCl मिल रहा है। तो हमें काम करते हैं यहां से 2HCl घटा देते हैं, 2HCl क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो BaCl2 प्लस H2SO4, तो BaCl2 हमने BaCl2 को H2SO4 से ऐड किया, तो बेरिलियम बेरियम 2 प्लस और सल्फेट मिल गया, तो BaSO4 मिल गया, साथ में आपको मिला 2HCl, हम 2HCl को माइनस कर दें, ठीक है। तो ध्यान दो, आप BaSO4 को कैसे लिख सकते हो, आप BaSO4 को ऐसे भी लिख सकते हो, BaSO4 इज इक्वल टू BaCl2 प्लस H2SO4 माइनस 2HCl लिख सकते हैं, राइट। BaSO4 को हमने कैसे लिखा, BaSO4 को हमने लिखा BaCl2 प्लस 2S है ना, H2SO4 माइनस 2HCl, देखो ये आपका BaSO4 हो गया,
और यहाँ 2HCl आएगा तो 2HCl से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बस हमें मिल गया ये BaSO4 इज इक्वल टू BaCl2 प्लस H2SO4 माइनस 2HCl। यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको निकाल लेना मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaSO4 इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2SO4 माइनस 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। ऐसा हो जाएगा। अब यहां से आप मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaSO4 देखो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaSO4 हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 इतना आएगा आपका। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 इतना जाएगा 2 इंटू λ1 नॉट प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2SO4 दैट इज 2 इंटू λ2 नॉट माइनस 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl दैट इज 1 इंटू Δ3 है ना। तो जाएगा 2 इंटू Δ3 इस तरीके से। तो यहां से मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaSO4 क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaSO4 आ जाएगा 2 आप कॉमन ले सकते हैं। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा आपका λ1 इनफाइनाइट प्लस λ2 इनफाइनाइट माइनस λ3 इनफाइनाइट। ये आ गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaSO4। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है इक्विवेलेंट है ना, क्वेश्चन में आपसे पूछा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, राइट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, राइट। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना आपको तो आ जाएगा आपका लैम्डा AQ है ना, ठीक है। ये आपका BaSO4। अब ध्यान दीजिए आपने अभी यहां पढ़ा था, आपने यहां पढ़ा था कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यहां से आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी अपॉन n फैक्टर, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन n फैक्टर। तो बस यहां से आपका मोलर कंडक्टिविटी आपको पता है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन n फैक्टर दैट कम्स आउट टू मोलर कंडक्टिविटी इतना पता है आपको, मोलर कंडक्टिविटी इतनी आ गई तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी आपने ऊपर लिखा और n फैक्टर से आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया, n फैक्टर से आपने डिवाइड कर दिया तो 2 का 2 से कैंसिल आउट हो गया। यहां से आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या निकल के आई, λ1 नॉट प्लस λ2 नॉट मतलब इनफाइनाइट माइनस λ3 इनफाइनाइट, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं डायरेक्ट आपको करा सकता था लेकिन थोड़ा लंबी लगा, तो इसको आप एक बार फिर से, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको देखिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl दिया हुआ है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl दिया हुआ है कितना, वो दिया आपको 426। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl दिया हुआ है आपको कितना 150। CaCl2 दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 दिया हुआ है आपको 272 और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl दिया हुआ है आपको 126.5। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na2SO4 दिया हुआ है आपको 260। आपको K2SO4 पूछ रहा है, आपसे K2SO4 पूछ रहा है, अगेन बहुत आसान है ना, आपसे लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K2SO4 पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे। तो आपको पता है K2SO4 आप क्या लिख सकते हो, K2SO4 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2K प्लस सल्फेट आपका दैट इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2KCl प्लस Na2SO4 माइनस 2NaCl। ध्यान दो, आप इसको किसको लिख सकते हो, ध्यान दो, इसको आपका क्या होगा, यहां से आपका क्या आ जाएगा, ध्यान दो 2K प्लस 2Cl माइनस
प्लस 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस माइनस 2NaCl। अब ध्यान देखो, ये 2NaCl से 2NaCl कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका K2SO4 ही बचेगा, है ना। 2NaCl से आपका 2NaCl कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा K2SO4 ही बचेगा। तो K2SO4 को आप कैसे लिख सकते हैं, K2SO4 को आप 2K प्लस SO4 माइनस माइनस लिख सकते हैं, K प्लस SO4 माइनस माइनस लिख सकते हैं। तो ध्यान दें, इसको मैंने आपको बताया, आपको लिखना आना चाहिए बच्चों, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैं तो बस आपको नॉर्मली बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ रहा है। ये सब आपने ऑलरेडी बहुत सारे इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, राइट। K2SO4 इज इक्वल टू, आपने क्या लिख लिया 2KCl प्लस Na2SO4 माइनस 2NaCl। यहां से आपने लिखा, मान लीजिए आपको लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी चाहिए K2SO4 की, तो दैट इज इक्वल टू 2 into मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na2SO4 माइनस 2 into मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। ऐसा लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। 2 into मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl आपने लिखा, 2 into मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl लिखा, तो आ जाएगा आपका 2 into 150 प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na2CO4, वो आपका है Na2SO4 सॉरी 260 माइनस 2 into मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, वो आपका 126.5। आप इसको सॉल्व करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 307 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, 307 के। हेंस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको लैम्डा मोलर एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ आपको 9.33 दिया हुआ है, ठीक है। आपसे अल्फा पूछ रहा है। अल्फा इक्वल टू क्या होता है आपको मालूम है, मोलर कंडक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। अल्फा पूछ रहा है आपको, मोलर कंडक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पता है, आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। यानी कि हमको मोलर कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकल जाना चाहिए, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकल जाना चाहिए। तो हमें निकालना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NH4OH, ये निकालना है। अगर हमें ये पता चल जाए तो हमें अल्फा पता चल जाएगा। तो देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl दिया हुआ है, वो दिया हुआ आपको कितना 129.8। हमें मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 217.4। हमें मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ हमें 108.9, राइट। यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप अब NH4OH लिखना है आपको, तो NH4OH कैसे लिख सकते हो आप, NH4OH इक्वल टू लिख सकते हो आप NH4Cl प्लस NaOH माइनस NaCl। सोच के देखो, है ना। अगर आप NaCl यहां से घटा दो, तो NH4OH ही तो बचता है। तो बस आप यहां से मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल लोगे, कितना आ जाएगा। NH4Cl के लिए कितना है 129.8 प्लस NaOH के लिए कितना है 217.4 माइनस NaCl के लिए कितना 108.9। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा देखें। ये आपका आ जाएगा वेट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 129.8 प्लस 217.4 है ना, इतना आ जाएगा माइनस 108.9, ये करीब 238 के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है 238.3।
238.3 के आसपास इतना आ जाएगा, राइट। तो लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी है ना, इनफाइनाइट डायल्यूशन कितना आ रहा है, 238.3 आ जा रहा है। बस यहां से आपको क्या करना है, अल्फा निकाल लेना। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। बस यहां से आपका आ जाएगा 9.33 अपॉन 238.3। यहां से आपका फ्रैक्शन आएगा। अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 238.3 इंटू 100 इतना आ जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है एन इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन इज मेनली ड्यू टू। आपसे रीजन पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में इंक्रीज क्यों हो जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन होने पे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी आ जाती है। आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इससे क्या होता है, डाइल्यूशन से आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो काफी आसान क्वेश्चन है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो 42 का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, मतलब 42 का सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस, बिल्कुल सही। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, एन इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन इज मेनली ड्यू टू। क्यों होता है मेनली, तो इसका रीजन होगा इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी, सिंपल सी बात है ना। तो काफी आसान था, आई होप आप सबका सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का तो आपका हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, देखिए मोलर कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है। मोलर कंडक्टिविटी दिया किसका किसका, NaCl का। वो कितना दिया हुआ आपको, 126। मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है KBr का, वो कितना दिया हुआ आपको, 152। और मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है KCl का, वो कितना आपका 150, है ना। मोलर कंडक्टिविटी आपसे पूछ रहा है NaBr का, ये पूछ रहा है। तो आपको पता है NaBr किसके इक्वल होता है। NaBr को अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो KBr मतलब NaCl प्लस KBr। अब यहां से NaBr आ जाएगा, देखो NaBr आपको कैसे आ जाएगा, NaCl प्लस KBr लिखा तो NaBr तो आ गया। माइनस आपको क्या करना, माइनस आपको KCl करना है, माइनस आपको KCl करना है। तो आपने KCl घटाया, KCl घटा लिया यहां से, तो बस अब यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लैम्डा m NaBr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका NaCl लैम्डा m NaCl प्लस लैम्डा m KCl KBr माइनस लैम्डा m KCl। यहां से आप वैल्यूज पुट करो तो आपका जाएगा NaCl के लिए था 126 प्लस इसके लिए था 152 माइनस 150, ये आ जाएगा आपका 128। कितना आ जाएगा आपका 128। हेंस फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है हमसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है। कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आई होप इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं होगी, फिर भी सुन लो। इस क्वेश्चन के सेकंड ऑप्शन में कह रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस व्हाइल मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन प्रोग्रेसिव डाइल्यूशन। यानी डाइल्यूशन के बाद, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, डाइल्यूशन के बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज करता है और मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है ना। आप सबको मालूम है, ये सब तो बहुत ही इजी है। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही आसान है और सिंपल है, राइट। 45 का क्या है, अब 45 नंबर क्वेश्चन में देखो। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है, when a certain conductance cell was filled with KCl solution having conductivity 3 point, कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है आपको 3 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इट हैड रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 100 ओम,
100 ओम, राइट। अब ध्यान देना, आपसे कह रहा है बाद में इसमें क्या हुआ, K2SO4 डाला गया जिसकी मोलरिटी कितनी थी, आपकी मोलरिटी थी 0.01 मोल, राइट। और रेसिस्टेंस कितना था आपका 300 ओम। मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है। ध्यान दो कैसे हो सकता है ये, देखो सबसे पहले आप पहले केस को देखो, आपको क्या पता, सिंपल वे में चलते हैं। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी L बाई ए, जहां पे L बाई ए आपका सेल कांस्टेंट भी होता है। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू L बाई ए, तो सिंपल पता अपने को, रेसिस्टेंस इक्वल टू रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया, राइट। रेसिस्टेंस की वैल्यू दी है 100, रेसिस्टेंस की वैल्यू दी है 100। रो क्या होता है, रो आपका 1/k भी लिख सकते हैं इसको, ये आपका रेसिस्टिविटी है, विच इज रेसिस्टिविटी, जो कि आपका इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी, राइट। तो आप 100 इक्वल टू क्या लिखो, रेसिस्टिविटी को आपका इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी 1/k भी लिख सकते हैं, ठीक है। रो इज क्या 1/k, रेसिस्टिविटी इज इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी इनटू L बाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से L बाई k की वैल्यू निकालोगे, L बाई ए की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी, सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 100 इनटू k, और कंडक्टिविटी की वैल्यू दी आपको 3, क्या दी है 3, तो L बाई ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 300, कितनी आ जाएगी 300 आ जाएगी। बस यहां से आपकी L बाई ए की वैल्यू आ गई, L बाई ए की वैल्यू आ गई। अब आप नेक्स्ट कंडीशन में ये लगाओ, आप नेक्स्ट कंडीशन में आप लगा लो इसी को, L बाई ए की वैल्यू आपको पता है। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन देखो, आप रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या 1/k L बाई ए, ठीक है। रेसिस्टेंस की वैल्यू आपको सेकंड केस में पता है, आपका केस 1 था, केस 2 है। रेसिस्टेंस की वैल्यू आपको सेकंड केस में पता है, रेसिस्टेंस की वैल्यू सेकंड केस में क्या है, रो की वैल्यू है आपकी, सॉरी रेसिस्टेंस की वैल्यू सेकंड केस में आपकी 300 है, तो आपने 300 लिखा अपॉन 1/k, L बाई ए की वैल्यू आपको पता है, यहां से आपकी L बाई ए की वैल्यू आपको मालूम है, L बाई ए की वैल्यू मालूम है, रेसिस्टेंस की वैल्यू मालूम है, यहां से 1/k की वैल्यू मालूम चल जाएगी, यानी कि k की वैल्यू मालूम चल जाएगी, और k की वैल्यू मालूम चल जाएगी तो आप मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में उसको रख लेंगे, तो वहां से आपकी मोलर कंडक्टिविटी निकल के आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आसान ही था मेरे हिसाब से, तो आपके 45 क्वेश्चन हो गए। अगर कोई दिक्कत आती है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रहते हैं कि मैं मान के चल रहा हूं कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप पूछिए, राइट। मुझसे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं डेफिनेटली। चलो, तो इस तरीके से हमारा DRT3 के केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन होता है यहीं पे खत्म, ठीक है। आई होप आप अगले टेस्ट में अच्छा करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में गाइस, टेक केयर, टाटा बाय बाय।